हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपका कोई स्टॉक लेने के बाद कहीं ना कहीं नीचे कर चलना स्टार्ट कर देता है, मतलब गिरना स्टार्ट कर देता है, तो क्या उस केस में आपको स्टॉक को एवरेज करना चाहिए या वेट करना चाहिए। अब वो स्टॉक आपने हो सकता है ट्रेडिंग के पर्पज से लिया है या फिर इन्वेस्टिंग के पर्पज से लिया है। ये दोनों ही केस में आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि आपको क्या करना चाहिए और पर्टिकुलरली मैं क्या करता हूं। आज इस वीडियो में आपसे इन डिटेल चर्चा करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम यहां पर ट्रेडिंग की बात करते हैं। अगर आपने कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग के पर्पज से लिया है, तो ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा रूल नंबर 1 है वो बेसिकली आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस का मतलब मेरा ये है, अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया है तो आपको ये दो तीन चीजें उसके अंदर जरूर ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपना कोई ट्रेड ले रहे हैं बेसिकली स्टॉक के अंदर, तो आपका जो एक स्टॉप लॉस वाला प्राइस होता है, आपने जो भी प्राइस पे उसको लिया है, जो भी उसके आपका एक स्टॉप लॉस वाला उसका प्राइस आपको ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करना है, ना कि ट्रेड लेने के बाद। तो ट्रेडिंग वाले पर्सपेक्टिव से आपको दो चीजें, एक तो आपका स्टॉप लॉस और दूसरा आपका रिस्क रिवॉर्ड, इन दो चीजों के बेसिस पे ही आप बेसिकली ट्रेड लें, नहीं तो आप ट्रेडिंग में काफी ज्यादा नुकसान कर बैठेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, आप इसी होप में रहोगे, जिसको हम बोलते हैं होप ट्रेडिंग। अगर आपकी मैं यहां पे एवरेज कर लूं, थोड़ा नीचे और एवरेज बना लूं, आप एवरेज ही बनाते रह जाओगे और कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर नहीं आएगा। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल इस मार्केट के अंदर ऑलरेडी हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं बेसिकली, आपका स्टॉप लॉस छोटा भी हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उसके सामने आपका रिवॉर्ड भी छोटा होगा अगर आप छोटा स्टॉप लॉस ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो उसका केस में आपका रिवॉर्ड भी बड़ा होगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जनरली जो मैं देखता हूं एक स्टॉक के अंदर, एटलीस्ट कम से कम आपका 1:4 1:5 का होना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास खोने को अगर 100 रुपए है तो आने को मेरे पास 500 रुपए होने चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, आपके पास लेट से कोई स्टॉक था 1000 रुपए पे, आपने उसको बाय किया और आपका 900 रुपीज का स्टॉप लॉस है और 1500 रुपए का आपका टारगेट है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस स्टॉक को या इस जैसे 3-4 स्टॉक्स में इस तरीके की पोजीशंस लोगे, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 है और आप एक दो स्टॉक्स में आपका पोर्टफोलियो हिट, मतलब आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, लेकिन दो स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपको 1000 रुपए कमा के भी दे चुके होंगे। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न होगा ट्रेडिंग के अंदर भी, वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। और ट्रेडिंग के अंदर आपको हर बार राइट हो, हर बार हर आपकी ट्रेड राइट हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। आप 50-60% भी राइट होते हैं और आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है बेसिकली वो अच्छा होता है। 1:4 1:5 के अगर रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप हेल्दी रिटर्न्स मार्केट के अंदर बना सकते हैं। तो ट्रेडिंग वाला जो पार्ट है बेसिकली, इसके अंदर आपको अपना स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड पे खास ध्यान रखना है। अब क्वांटिटी जहां तक बात है, तो मैं तो ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट में काम करने की ट्राई करता हूं ताकि मेरा रिस्क वहां डिफाइन रहे। अब रिस्क डिफाइन होने का क्या मतलब, अगर मेरे को 100 रुपए से ट्रेड करना है तो मैं 10 रुपए के 10 ट्रेड लूंगा, मतलब 10 जगह, मतलब हो सकता है कि मेरे 10 स्टॉक्स में 10 ट्रेड हो। अब उसके अंदर कुछ मेरे टारगेट को हिट करेंगे, कुछ में स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, लेकिन मैं ओवरऑल कहीं ना कहीं इस तरीके से अपने पोजीशंस को मैनेज करूंगा या इस तरीके से अपना मनी मैनेजमेंट करूंगा कि मेरे ये दो चीजें जो है बेसिकली, अपना अपना स्टॉप लॉस और कहीं ना कहीं जो मेरा टारगेट है वो कहीं ना कहीं मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो नहीं हिलना चाहिए। उसके बाद भी मैं कहीं ना कहीं अपना एक पोर्टफोलियो लेवल ऐसे लगाऊंगा कि अगर भगवान ना करे, मतलब मैंने कोई ट्रेड लिया और 10 स्टॉक्स में से मेरे 7 स्टॉक गलत हो गए, 7 स्टॉक्स में से 7 स्टॉक गलत हो गए और मेरा कहीं ना कहीं वहां पर एसएल हिट हो गया, बट मैं ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो का भी एसएल रखूंगा कि कहीं ना कहीं अगर इतने स्टॉक हो जाने के बाद मैं अगर 100 रुपए में 5 रुपए लूज कर देता हूं या 6 रुपए लूज कर देता हूं, तो मेरा सारी पोजीशंस वहां पर स्क्वायर ऑफ हो जाए। तो इस तरीके से भी आप अपने बेसिकली पोर्टफोलियो पे काम कर सकते हैं। जो ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो है, पहले आपने इंडिविजुअल स्टॉक वाइज एसएल लगा रखे हैं और उसके बाद आपने एक पोर्टफोलियो एसएल भी लगा रखा है कहीं ना कहीं, जहां पर आप उसको पोर्टफोलियो लेवल पे भी मैनेज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल स्क्रिप्ट वाइज भी मैनेज कर रहे हैं। और आप सेम सिस्टम इसमें एवरेजिंग का भी बना सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक आपका ऊपर की डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ गिरते हुए स्टॉक के अंदर ही एवरेज करना होता है, कई बार ऊपर के चलने के ऊपर भी आपको एवरेज कर सकते हो। कोई 100 रुपए का, आपने 1000 रुपए का स्टॉक था, वो वहां से 1100 रुपए हो गया, आप वहां पर अपनी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो क्योंकि आप उस स्टॉक ने आपकी थीसिस को राइट किया है। तो ऐसा नहीं होता कि एवरेजिंग सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में ही होती है, एवरेजिंग ऊपर की डायरेक्शन में भी होती है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं,
अगर आप देखोगे आज की डेट में झुनझुनवाला जी हो गए, राधाकिशन दमानी जी हो गए, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, किसी ने पहले पहले ही दिन टाइटन नहीं परचेज कर लिया था पूरा 100 रुपए का 100 रुपए। जैसे जैसे टाइटन का मूव आता गया, उससे बड़ी क्वांटिटी उनके बड़े रेटों पे ली गई है। मतलब अगर झुनझुनवाला जी ने 100 रुपए अगर टाइटन को 100 रुपए का अगर 100 रुपए डाले होंगे 50-100 रुपए के रेट पे, तो 1000 रुपए पे उससे ज्यादा ही पैसे डाले हैं। तो स्टॉक के ऊपर जाते टाइम भी कहीं ना कहीं एवरेजिंग काम करती है। ऐसा नहीं है कि एवरेजिंग सिर्फ नीचे ही नीचे काम करती है। तो आई होप आपको ये ट्रेडिंग वाला पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं समझ में आया होगा कि जो एवरेजिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग के अंदर ऊपर की साइड पे भी काम करता है, क्योंकि उस स्टॉक ने आपको कहीं ना कहीं वो बताया है कि आप जो जिस तरीके से सोच रहे हो या आपकी जो थीसिस है उसके ऊपर जाने की, वो कहीं ना कहीं सही है। और नीचे आने वाले केस में कहीं अगर स्टॉक नीचे आता है तो उस वाले केस में आप जब भी ट्रेड करें तो हमेशा प्राइस को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि प्राइस ही भगवान है। आप उस स्टॉक से रिलेटेड लेट्स से आपका आपका 900 रुपीज का एसएल था, लेकिन उस स्टॉक के अंदर कोई न्यूज आ गई या कोई ऐसी चीज हो गई कि उसका बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन प्राइस आपका जो है उस स्टॉक का वो आपके एसएल पे नहीं आया है, तो आपको मैनुअली या फिर ये सोच के कि यार अब तो ये सब कुछ इंपैक्ट इसके अंदर आ गया और स्टॉक तो यहां से गिर जाएगा, ऐसे काम नहीं करना है। आपको ट्रेडिंग के अंदर स्टॉक का फंडामेंटल से ज्यादा उसके प्राइस के ऊपर उसको ज्यादा बेसिकली वेटेज देनी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर आपका प्राइस ही आपको सही जगह पे आपको एंट्री दिलवाएगा और सही जगह पे आपको एग्जिट करेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइस ही आपको सारी पिक्चर देगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर भी जा सकता है और बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकता है, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां कहीं ना कहीं फंडामेंटल वाली चीजें भी आ जाती है, और वहां पे आपका फंडा जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके जो होराइजंस होते हैं वो कंपैरेटिवली ट्रेडिंग की बजाय थोड़े बड़े होते हैं। तो ये जो था बेसिकली, ये मैं आपसे ट्रेडिंग वाला पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया। अब एक बार इन्वेस्टिंग वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टिंग वाले पार्ट के अंदर भी एटलीस्ट अगर आप स्टॉक मार्केट जैसी जगह में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका 3 साल से लेकर 5+ साल का मिनिमम आपका यहां पर होराइजन होना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो यहां पर बना रहे हैं। अब उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो के अंदर भी कई बार क्या होता है कि आप कोई स्टॉक लेते हैं और वो स्टॉक नीचे आ जाता है। पहला तो आपको ट्रेडिंग वाला जो आपका प्रिंसिपल था कि आपको हर अपना जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के चलना है, किसी भी सिंगल स्टॉक में मेरे हिसाब से आपको 10% से ज्यादा पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, चाहे वो स्टॉक कितना भी अच्छा हो। लेकिन मैंने बहुत बार ऐसा लोगों को देखा है कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लोग ले लेते हैं, जिसकी वजह से काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है अगर 1-2 स्टॉक्स में भी वो लोग रॉन्ग चले जाते हैं। तो सेम ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट ही हम उठाएंगे इसके अंदर भी। और अगर कोई स्टॉक नीचे आ गया है, अब अगर कोई आया है आपके इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक नीचे, उसका पहले आप रीजन एनालाइज करिए। अब रीजन एनालाइज करने का भी कई तरह के रीजंस होते हैं जो पिछले हिस्ट्री के अंदर है। मैं आपको कुछ रीजंस शेयर करता हूं, आप शायद रिलेट कर पाएंगे। एक तो रीजन है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर करेक्शन सही जिस तरीके से अभी चल रहा है, और कहीं ना कहीं वो स्टॉक भी उस करेक्शन में नीचे आ गया, उस वाले केस में आप वहां उसको एवरेज बना सकते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल करेक्शन का पार्ट है। लेकिन अब कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ मैनेजमेंट का कुछ इश्यू आ गया, कोई मैनेजमेंट के साथ कुछ ऐसी बात हो गई जो एकदम से अगर आप देखोगे तो पहले नोन नहीं थी, अभी एकदम से मैनेजमेंट का कुछ इशू आ गया। आप जैसे आप देख रहे हो जो हमारा यस बैंक था, डीएचएफएल था, इस तरीके के स्टॉक्स, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके की न्यूज आती है। अब आपको अपने इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो के ऊपर भी एक बड़ा एसएल मेंटेन करके रखना है। बड़ा एसएल का मतलब मैं जनरली जो होता है, अगर कोई स्टॉक ऊपर की डायरेक्शन में चल रहा है तो जनरली मेरा बड़े वाला एसएल पोर्टफोलियो लेवल पे वो होता है 200 डीएमए, 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो अगर कोई स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चलना स्टार्ट कर देता है तो जनरली अगर इस तरीके की न्यूज है, मैं पहले वाला पार्ट था कि जनरल मार्केट का करेक्शन है तो बात अलग है, लेकिन अगर इस तरीके की न्यूज है जहां पर मैनेजमेंट का इशू हमारे सामने समझ में आ रहा है और कोई इस तरीके का कुछ फ्रॉड है या कोई स्कैम हुआ है, इस तरीके की चीजें होती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या आके कमेंट्री दे रहा है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 200 डीएमए के नीचे स्टॉक आ गया है प्राइस वाइज, तो वहां से आपको बड़े वाले आपके जो पोर्टफोलियो वाले एसएल होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ले लेने चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मार्केट है, अगर आपने टाइम से यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो का जो एसएल है वो बेसिकली नहीं काटा, तो आपको एक कहावत है इस मार्केट के अंदर, अगर आपने यहाँ पर उंगली नहीं काटी तो बेसिकली आपका यहाँ पर हाथ कटेगा। तो आपको अपने स्टॉक के साथ बेसिकली कई लोग अटैचमेंट कर लेते हैं कि ये स्टॉक तो नीचे जा नहीं सकता, मैंने मैनेजमेंट को देखा है, मैनेजमेंट ने आगे क्लैरिफिकेशन दी है, क्लैरिफिकेशन देने के बाद अब ये स्टॉक रिवाइव हो जाएगा।
प्राइस जो होता है ना, प्राइस को बहुत कुछ पता होता है। जैसे हमारी एक कहावत भी है, भाव भगवान छे। तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या, प्राइस अगर मैनेजमेंट कोई उसका कोई पॉजिटिव कमेंट्री कर रहा है लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा और स्टॉक नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्राइस ही सही निकलेगा। मैनेजमेंट बाद में बदल जाएगा या कुछ और चेंज हो जाएगा। अगर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, प्राइस फिर भी नीचे चले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बेसिकली एंड में जब आप 2-3 साल बाद के बाद रियलाइज करोगे, कहीं ना कहीं आपका जो प्राइस होता है वो सही निकलता है। ऐसे वाले केस में तो आपको एवरेजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि आप ऐसे स्टॉक के अंदर कोई एवरेज करना स्टार्ट कर दो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यस बैंक का। यस बैंक 400 रुपए पे था, वो 300 आया, 350 आया, 250 आया, 200 आया। जिसने जहां एवरेज बनाई स्टॉक के अंदर, वो कहीं ना कहीं 10 रुपए पे नीचे उसका लो लगा था, आई थिंक 6 रुपए पे। फिर वो मर्जर वर्जर का ये सब चला और उसके बाद आई थिंक 15-20 रुपए का स्टॉक है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। यूनिटेक करके एक स्टॉक होता था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो आपको जब कोई स्टॉक गिर रहा हो तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि ये किस वजह से गिर रहा है। क्या कोई मैनेजमेंट इशू या फिर उस कंपनी के साथ फंडामेंटली बिजनेस मॉडल के ऊपर कुछ इशू, या फिर अगर आप देखोगे कि कुछ रेवेन्यू या उसके अर्निंग्स में कुछ इशू। इस तरीके की अगर आप चीजें सेंस कर पाते हैं किसी स्टॉक के अंदर, जहां पर आपको बिजनेस मॉडल वाइज, उसकी अर्निंग वाइज, या कुछ स्कैम से रिलेटेड या कुछ फ्रॉड से रिलेटेड वैसा कुछ दिखता है अगर, तो आपको अपना बड़े वाला एसएल, मैं पर्सनली 200 डीएम में उसको मार्क करके रखता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो एक दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक इतनी तेजी से फॉल होता है कि आपको 200 डीएमए के नीचे वो 2 दिन के अंदर मिल जाता है। लेकिन आपको वहां पर भी अपना बेसिकली दिल ठंडा करके आपको उसको काटना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको लॉसेस को लेना आना चाहिए, क्योंकि लॉसेस जो है वो बेसिकली यहां पर इंटीग्रल पार्ट है। आप लॉसेस को यहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते। लॉसेस तो आपको यहाँ पर एनी हाउ होने ही होने हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके लॉसेस से ज्यादा बड़े हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आज तक कोई इंसान नहीं देखा जिसको स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस नहीं हुआ, चाहे कितना भी बड़ा वो ट्रेडर हो या कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो। यहां पर लॉसेस सबको होंगे, लेकिन इन द एंड जब आप नेट में अपना पीएनएल खोलेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो आपका प्रॉफिट अगर आपके लॉसेस से ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आप नेट में प्रॉफिटेबल निकलेंगे। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो लेवल पे भी इन चीजों को मेंटेन करके रखना है, और आपको टाइमली अपना जो बेसिकली पोर्टफोलियो लेवल पे अगर कोई स्टॉक इस तरीके की हरकत कर रहा है तो आपको उसको एनालाइज करना है। उसके अलावा अगर आप देखते हो कि जो बेसिकली एवरेजिंग वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट करेक्शंस की वजह से कोई स्टॉक नीचे आया है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, जैसे कि हमारे सामने कोविड का फॉल था, जहां पर फंडामेंटली कुछ कंपनी के अंदर नहीं बिगड़ा था। आप देखोगे एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे बोल रहा हूं, इन कंपनियों का कोई फंडामेंटली कोई भी चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से ये सारे हुए थे। तो ऐसी करेक्शंस में कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स को एवरेज करना, इन स्टॉक्स में बड़ी पोजीशन बनाना, क्योंकि वैसे आपको ये रेट्स मिलेंगे नहीं, ऐसे फॉल्स तो 5-10 साल में ही कभी आते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में कहीं ना कहीं एवरेजिंग करना आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होता है, और आप अपनी वहां पर अच्छी खासी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।